हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छे से और कुछ नया सीख रहे होंगे रोज़, है ना? अपने टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे इन अ पॉजिटिव वे। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे अपना फ़ोन में या फिर सोशल मीडिया पे, इन सब चीज़ों पे थोड़ा कम देखिए। और मतलब ये कहने का कि आप अच्छे तरीके से कुछ सीख रहे होंगे, अपने इस छुट्टियों का ना कुछ फ़ायदा उठा रहे होंगे अपने लाइफ में, वेस्ट नहीं जाने देंगे इसे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गाइडर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अज़मत। सी प्लस प्लस पढ़ने की इस सीरीज़ में जिसमें हम ग्राफिक्स पढ़ रहे हैं, उसी में आज का हमारा नेक्स्ट लेवल का लेक्चर होने वाला है आर्क फंक्शन पे। आर्क फंक्शन हम लेंगे आज और इस पे हम प्रोग्राम लिखेंगे, इसे समझेंगे कि एक्चुअली में आर्क है क्या, किसे कहते हैं आर्क, इस पे प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, यूज़ कैसे करते हैं अपने ग्राफिक्स में, किस तरीके से शेप बन के आता है आपके सामने। आर्क फंक्शन देख के आपको क्या लग रहा है? सोचिए थोड़ी देर कि क्या हो सकता है इसका ना। पूरा क्रेडिट किसे जाता है? एज अ सर्कल को। सर्कल आपने इसके पहले वाले क्लास में देखा, आपने सर्कल ड्रॉ किया। अगर ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग सर्कल या लाइन टू फंक्शन हम जो कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक सर्कल भी ड्रॉ किया था। सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल मतलब आपका गोल एक राउंड सा शेप बन के आता है इस तरीके से। मैं अगर यहाँ पे बताऊं कि सर्कल क्या होता है, तो सर्कल ये आपका एक सर्कल है। यहाँ की हालांकि अच्छा नहीं बना है, कुछ अलग से ही बना है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, नोट किए होंगे कि ये ना चारों तरफ से बंद है। इसमें कोई ऐसा, एक सेकंड, मतलब कहीं भी इसको ये ना ओपन नहीं है। ये एक सर्कल है, यानी चारों तरीके से बंद है, यानी गोल है। सेम हियर, जब आर्क फंक्शन पढ़ते हैं तो आर्क भी एज अ सर्कल माना जाता है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंस होता है आर्क में कि जब आर्क की बात आती है, यहाँ पे जब मैं बता दूं यहाँ पे आर्क क्या होता है बेसिकली, ये रहा आपका सर्कल, ये आप सर्कल हैं, ठीक है। इस सर्कल को मैं कुछ इस तरीके से बना दूं कि जहाँ पे मेरे ना दोनों पॉइंट्स मीट नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, जब इस सर्कल नहीं बन रहा हो, है ना। आधा बनाया आधा छोड़ दिया, ऐसा समझ लो सर्कल का। तो ये होता है आपका, ये चीज़ डन होती है यूजिंग आर्क फंक्शन, या इसे हम आर्क बोलते हैं। अब इसका आप इतना भी, ये जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, आप इतना भी ले सकते हैं और हो सके तो आप इतना भी, मतलब जैसा चाहें आप उतने पे आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। मैं इतना बड़ा केवल आर्क चाहता हूँ, लाइक दिस। मैं इस तरह का शेप चाहता हूँ कुछ। हाँ, एक सेकंड, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इरेज करने में दिक्कत ना हो। मैं कुछ इस तरीके का शेप चाहता हूँ, तो इस तरीके का शेप आपको अचीव करने के लिए, आपको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आर्क फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि है आपका ग्राफिक्स डॉट एच में, है ना, जो है हमारे ग्राफिक्स में हेल्प करता है इस तरीके के शेप बनाने में। जब हम सी प्लस प्लस में ग्राफिक्स पढ़ रहे होते हैं, ग्राफिक्स की बात आती है, जीयूआई बेस की प्रोग्राम लिखने की बात आती है, तो जो हमें कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़ी कुछ इस तरीके के शेप की, ना इस तरीके का कोई आकार चाहिए होगा, तो वहाँ पे हम क्या फंक्शन यूज करेंगे? आर्क फंक्शन। इसलिए आर्क यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ग्राफिक्स में। तो उसी का आज ऑपरेशन करने वाले हैं, उसी के हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, उसी को समझने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। देखिए, अब हम आते हैं आर्क फंक्शन को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके बताते हैं। आर्क फंक्शन आपका क्या है? इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? लाइन फंक्शन, लाइन टू फंक्शन, है ना, उसके बाद में लाइन टेल फंक्शन। ये क्या कर रहे थे कि ये तीनों ही फंक्शन आपके लाइन ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर रहे थे आप, लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें या इस तरीके से ड्रॉ करें, बेसिकली तीनों फंक्शन किस चीज़ के लिए यूज हो रहे थे? लाइन ड्रॉ करने के लिए। और नेक्स्ट लेवल का था हमारा क्या? नेक्स्ट लेवल का था हमारा सर्कल फंक्शन, हमने यूज करना सीखा, सर्कल बनाना सीखा, है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, देखी, प्रोग्राम लिखे, ठीक है। सारी चीज़ें हमने इस पर देखा, इसकी थ्योरी वगैरह अच्छे से देखा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हम इन सब चीज़ों को यूज़ किए, इसके साथ साथ बहुत चीज़ें हमने बात की, इस पे हमने प्रोग्राम्स लिखे, इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट कैसे पास कराते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम आ गए अपने आर्क फंक्शन पे। किस पे? आर्क फंक्शन पे। आप अच्छे से जानते हैं कि हम
जब हम ग्राफिक्स की बात करते हैं तो ग्राफिक्स में जितने भी फंक्शन अवेलेबल हैं वो क्या होते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं आपके ग्राफिक्स डॉट एस फाइल में। ठीक है, ग्राफिक्स डॉट एस फाइल में। अब ये यहाँ पे क्यों मौजूद होते हैं, क्योंकि ये क्या है, इनबिल्ड फंक्शन है। एक सेकेंड, इनबिल्ड फंक्शन है। ठीक है, आर्क फंक्शन क्या है, इनबिल्ड फंक्शन है। आपको इसे बनाने की जरूरत नहीं है, ना इसे आपको इम्प्लीमेंटेशन से मतलब है, इसे केवल आपको यूज करना है, कॉल कराना है, बस इतना से ही मतलब होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा, कि आपको ये चीज़ें क्लियरिटी से अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखिए, यहाँ हेडर फाइल से आपको क्या लगता है, क्या मतलब है इसका। जितने भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप ग्राफिक्स को भूल जाए। सपोज आपने ग्राफिक्स क्या करना है, लीव कर देना है। इसके पहले भी आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे ना, बहुत सारे तरीके से लॉजिक लगाया होगा, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ किए होंगे। जैसे हम हर प्रोग्राम में मोस्टली क्या प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं, तो उसका हेडर फाइल होता है स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, है ना। उसके बाद में आता है आपका बहुत सारे फंक्शन आते हैं, मैथ डॉट एच, डॉस डॉट एच, टाइम डॉट एच, है ना। ये क्या है, आपके हेडर फाइल है। हेडर फाइल में उन सारे फंक्शंस का, जितने इनबिल्ट फंक्शन है उस हेडर फाइल से रिलेटेड, है ना, वो उसके प्रोटोटाइप कहाँ पे मौजूद होते हैं, आपके हेडर फाइल में। और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कहाँ पे मौजूद होता है, आपका डॉट LIB फाइल में। ये 3 लेवल पे चल रही होती है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। 3 लेवल पे, फर्स्ट लेवल इसका आता है आपका .LIB, नेक्स्ट आता है उसका प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं उससे, वो कहाँ पे मौजूद होता है, हेडर फाइल में। हेडर फाइल में जो हम यूज करते हैं, हेडर फाइल। ठीक है, और थर्ड जो आता है आप यूज करते हैं, वो हमारा कॉलिंग पार्ट, किसी भी फंक्शन का कॉलिंग पार्ट। हम कॉलिंग पार्ट में हम किसी फंक्शन को कॉल कराते हैं, और इस फंक्शन का प्रोटोटाइप कहाँ पे मौजूद होता है, आपका हेडर फाइल में। और जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी भी इनबिल्ड फंक्शन का, वो कहाँ पे मौजूद होता है, आपका .LIB फाइल में। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे चल रही होती हैं। लाइक जैसे यहाँ पे मैं ले लूँ कि प्रिंटफ, आपने बहुत बार यूज़ किया होगा ये फंक्शन, ये इनबिल्ट फंक्शन है। इसका प्रोटोटाइप कहाँ पे मौजूद है, हेडर फाइल में। हेडर फाइल में इसका एक्चुअल कोड कहाँ पे मौजूद है, आपको आई होप इतना तो पता ही होगा कि डिक्लेरेशन पार्ट और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन यानी डिफिनीशन, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट क्या होता है कि जहाँ पे आपकी पूरी तरीके से हो सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, पूरी अच्छे तरीके से आपकी उस फंक्शन को डिफाइन किया होता है। उसी का इंटरफेस, ऐसा मान सकते हैं, उसी का इंटरफेस हमारा कहाँ पे मौजूद होता है, हेडर फाइल में, जिसे हम डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप वाली फाइल बोलते हैं। ठीक, उसे हम बोलते हैं हेडर फाइल। एक्चुअल डेफिनेशन इसका कहाँ पे मौजूद है, हेडर फाइल प्रिंटफ फंक्शन का। प्रिंटफ फंक्शन का एक्चुअल डेफिनेशन आपका कहाँ पे मौजूद है, .LIB फाइल में। हम यूज कौन सा करते हैं, कॉलिंग पार्ट। प्रिंटफ, सपोज मैंने प्रिंटफ फंक्शन कॉल कराया, और ये है आपकी कॉलिंग पार्ट। ठीक है, 3 लेयर्स में चल रही होती हैं। यहाँ पे जो हेडर फाइल होती है इंटरनली रेफरेंस किससे ले रही होती है, .LIB फाइल से, लेकिन हमें उससे कंसर्न नहीं होता, हमें उससे मतलब नहीं होता कि ये एक्चुअली में है क्या ना। हमें तो, हम केवल इसी लेवल तक जाते हैं, हेडर फाइल तक जाते हैं, उसके आगे हम नहीं बढ़ते हैं, .LIB फाइल तक नहीं जाते हैं। लेकिन ये इंटरनली अंदर वाले मैकेनिज्म्स पे, जो पीछे इसके बैकग्राउंड में चल रही है ना चीज़ें, वो यहाँ से रेफरेंस ले रही होती है, कहाँ से, .LIB फाइल से यहाँ रेफरेंस ले रही होती है। हम लोग क्या कर रहे थे, जो कॉलिंग पार्ट यूज करते हैं, हम लोग यहाँ से रेफरेंस ले रहे होते हैं .H फाइल से। ठीक है, तो इस तरीके से। तो सेम हियर, जब हम क्या करते हैं, जब ग्राफिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो ग्राफिक्स में भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिक्स .h फाइल की। और उससे रिलेटेड फंक्शन जितने भी हैं उसे हम यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इनबिल्ट फंक्शन है जो भी हम यूज़ करते हैं। तो आई होप अब ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखते हैं इसका प्रोटोटाइप क्या है। आर्क फंक्शन का सिंटैक्स जिसे बोलते हैं, सिंटैक्स आपको लिख लेना है।
सिंटैक्स क्या है इसका? देखिए, सिंटैक्स सबसे अहम रोल अदा करता है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मान लो यहाँ मैं केवल सी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, सभी लैंग्वेज में सिंटैक्स जो होता है आपका मेन होता है। ऐसा मान सकते हैं फार्मूला, फार्मूले का काम करता है ना। जैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये फार्मूला किस पे इम्प्लीमेंट होगा, ये फार्मूला किस पे, मैथ से थोड़ा फार्मूला ले लो सपोज, है ना, मान लो। तो ये क्या करता है एज अ फार्मूला, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप उस पर क्या क्वेश्चन करते हैं ना। तो सेम ईयर जब आपको प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स पता है तो आप उस पर प्रोग्राम लिखते हैं। सिंटैक्स पता है तो उस पर आप प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? देखिए सिंपल है, वाइड रिटर्न टाइप इसका आर्क फंक्शन का कुछ नहीं, नथिंग, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। उसके बाद में आर्क फंक्शन का नाम रहा ये, और इसमें आपको इंट एक्स इंट वाई, ये दो चीज आपको मोस्टली सभी फंक्शन में यूज करना पड़ता है, सभी प्रोग्राम में आप यूज करेंगे, है ना। बेसिकली लगभग 80% प्रोग्राम में आप इसे यूज करते हैं, एक्स एक्स और वाई। अभी एक्स क्या है, वाई क्या है, उस वाले टॉपिक पे भी आने वाले हैं। पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ इसका सिंटैक्स। उसके बाद में इंट स्टार्ट एंगल, आप स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहे हैं अपने, जैसे कि मैं बताया आपको कि उसमें स्टार्टिंग एंगल भी होता है और इंड एंगल भी होता है, एंगल और इंड एंगल, ठीक है। उसके बाद में हम देखिए यहाँ सर्कल ले लो या फिर आर्क ले लो या किसी भी गोलेकार का यानी राउंड शेप में कोई भी शेप ले लो आप, तो उसका क्या होता है, एक रेडियस होता है, आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैथ से थोड़ा सा फिर नाता होगा आपका, रिलेशन होगा, तो आपको अच्छे से पता होगा कि हर गोलेकार शेप की कुछ भी, कोई भी शेप हो, अगर वो शेप गोल है, राउंड में है, तो उसका क्या होगा, कुछ रेडियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पास भी कर रेडियस भी पास कराना होता है। बेसिकली आपने अगर इससे पहले वाले लेक्चर अटेंड किया होगा जिसमें हम सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, तो रेडियस आप जानते होंगे अच्छे से क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 5 आर्गुमेंट पास करने हैं, इंट एक्स इंट वाई, इस टॉपिक पे भी हम आने वाले हैं। इंट वाई इंट एक्स क्या है, इंट स्टार्ट एंगल, इंट एंड एंगल एंड इंट रेडियस, 5 आर्गुमेंट्स हैं इसके। अब आपको यहाँ पे एक चीज आपको कॉमन लग रही होगी कि सब में इंटीजर पास हो रहा है, जितने भी हम आर्गुमेंट पास कर रहे हो पांचों, यहाँ पे 5 आर्गुमेंट पास कर रहे हो, पांचों ही इंटीजर टाइप के हैं, एक चीज कॉमन लग रही है ना। तो यहाँ पे जब हम ग्राफिक्स पढ़ते हैं तो ग्राफिक्स में क्या होता है कि लगभग 90 से लेकर 99%, सॉरी 90 से 95% तक जितने भी आप फंक्शन यूज करेंगे इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो मोस्टली इंटीजर टाइप के ही होंगे। हाँ, हालांकि 1-2% 5% ऐसे भी केसेस बनते हैं इसमें कि जहाँ पे आप डेसिमल में भी वैल्यू पास करेंगे, करेक्टर में भी पास करेंगे, लेकिन वो बात जब हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन से फंक्शन के लिए हम डेसिमल्स में वैल्यू पास कर रहे हैं आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट, और कौन से फंक्शन के लिए हम लोग मतलब करेक्टर्स में वो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। वो भी चीज़ें आने वाली हैं जैसे जैसे हम, अभी तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यार, अभी तो आज का हमारा 5वां फंक्शन है ना जिसे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका 5वें फंक्शन का ऑपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे फंक्शन है, लगभग आपके 48 फंक्शन है आपके ग्राफिक्स में ना, अप्रॉक्स 48, 1-2 इधर भी हो सकते हैं और 1-2 उधर भी हो सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे आप जब कलर्स फंक्शन पढ़ेंगे, फ्लड फिल है, इलिप्स है, पाई इलिप्स है, बहुत सारे फंक्शन हैं जो आप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे तो वहां पे ज्यादा ध्यान ये नहीं देना, आपको रट्टा नहीं मारना कि यार कौन से फंक्शन के लिए कौन सा आर्ग्यूमेंट सूटेबल है। वहाँ पे मोस्टली क्या होगा, आपको इंटीजर ही पास करना होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में नहीं रखनी, आपको याद नहीं रखना, रट्टा नहीं मारना कि हम हर फंक्शन के लिए आपका प्रोटोटाइप या सॉरी मतलब आर्गुमेंट टाइप चेंज हो जाएगा। आर्गुमेंट टाइप चेंज नहीं होता, वो हमेशा इंटीजर टाइप के रहता है। 1-2 केस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आपका आर्गुमेंट चेंज होगा 1-2%, बाकी आपका यही होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इंट एक्स क्या है, आपने सर्कल ड्रॉ किया होगा, तो सर्कल ड्रॉ या फिर लाइन ड्रॉ किया होगा ना, तो उसमें क्या हुआ था कि जब हम लाइन बनाते हैं लाइक दिस, मैंने ये लाइन बनाया तो इस लाइन का स्टार्टिंग एंगल ये रहा, इंड एंगल ये रहा। अब इस स्टार्टिंग एंगल के लिए हमने क्या बताना पड़ता था, y से कितना एंगल पे स्टार्ट कर रहे हैं और x से कितना एंगल पे स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरीके से।
सेम हियर, यहाँ से इंड हम कौन से एंगल पे कर, एक्स वाले एंगल से, और हम सॉरी वाई वाले एंगल से, और हम इंड एक्स वाले एंगल पे कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सर अब इसे समझते हैं फिर से एक बार। मैं पेंट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि क्या करते हैं आप कि यहाँ पे सपोज लेट्स सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया। अब सर्कल ये आपको मान लेना थोड़ी देर के लिए, क्या करना है कि ये रही आपकी वो वाली स्क्रीन जहाँ पे आपकी आउटपुट आती है कंसोल स्क्रीन से। सपोज मान लेना है ब्लैक स्क्रीन, मैं इसे ब्लैक भी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे एक ऐसे समझा देते हैं। सपोज इस वाले पार्ट में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना होता है कि ये ना, ये वाई एंगल रहा, वाई एंगल, और ये वाली एंगल को हम बोलते हैं एक्स एंगल, जिसे हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं। और आप कहीं भी आप सुनेंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, है ना, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा। तो मतलब ये है कहने का कि ये शेप जो बन के आ रहा था वो यहाँ पे भी तो बन के आ सकता था, यहाँ पे भी बन के आ सकता था, यहाँ पे भी बन के आ सकता था। ठीक है, लेकिन यहीं पे क्यों बन के आया? रीजन ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपने एक्स से कितनी दूरी पे लेना है और वाई से कितनी दूरी पे लेना है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस वाले सर्कल के लिए मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू और यहाँ से वाई की वैल्यू लेता, तो एज अ कंपेयर टू दिस ये वैल्यू चेंज हो जाती एक्स और वाई की, तो आपका शेप बन के कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो ये आपके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपको शेप बनाना कहाँ पे है। आपकी ये पूरे स्क्रीन है, ये जो आपकी कंसोल विंडो दिख के आ रही है ना, जिसे हम ब्लैक स्क्रीन बोलते हैं, इस ब्लैक स्क्रीन में आप अपना शेप बनाना कहाँ चाह रहे हैं, उस चीज़ के लिए आपको एक्स और वाई एंगल बताना पड़ता है। वाई से कितनी दूरी पे और एक्स से कितनी दूरी पे, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में इसमें आता है एक कोऑर्डिनेट्स मैंने पास किया है आर्क के लिए कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे। लाइक मैं इरेज कर देता हूँ सारी चीज़ों को, क्लियर कर देता हूँ। जब आर्क की बात आती है तो सपोज, नहीं पहले लाइन को समझें आप, लाइन क्या है। देखिए लाइन में होता यह है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और इसका एंड पॉइंट भी होता है। जैसा कि आपने अभी आर्क के एज सिंटैक्स में आर्गुमेंट्स में देखा, इंड एंगल और वाई इंड एंगल और स्टार्ट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है ये कि जब आर्क बनाते हैं आप, तो वो आपका ये पॉइंट होता है, जो ये वाली पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वो आप कंसीडर होता है स्टार्ट एंगल। क्या होता है? स्टार्ट एंगल। आप स्टार्ट कहाँ से करना चाह रहे हैं अपने अपने आर्क को ड्रॉ करना, और एंड कहाँ पे करना चाह रहे हैं, ये हो गया उसका एंड एंगल। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी पड़ती है। तो ये हो गया आपका एंड एंगल। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप समझ में आया होगा, एंड एंगल और स्टार्ट एंगल। अब देखिए यहाँ पे रेडियस भी होता है, पांचवा आर्गुमेंट था जो आपका रेडियस था। रेडियस का क्या कहना है कि रेडियस भाई सिंपल है। अगर हम यहाँ पे एक आर्क, एक सर्कल ड्रॉ करें और सर्कल को हम सेंटर से देखें, तो ये चीज़ होती है उसकी रेडियस। ये सेंटर से लेके ये जो बॉर्डर की दूरी है इसे बोलते हैं रेडियस। तो आपको ये 5 चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं कि आप कैसे करते हैं। अब जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे इस पे, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, और जो कुछ भी बचा है हम उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद देख लेंगे। अगर जो कुछ ना समझ में आया आप तुरंत कमेंट करें, और आप हमेशा फ्री हैं कमेंट करने के लिए, आप कुछ भी
मतलब कहने का ये है, आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रखना अपने दिमाग में थोड़ा सा भी। अगर कन्फ्यूज़न रखे तो बहुत दिक्कत होने वाली लाइफ में यार, है ना। आप प्रोग्रामिंग छोड़ ही देंगे अगर कन्फ्यूज़न माइंड में रख के चले तो। पहले दिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना, दूसरे दिन थोड़ा और बना, तीसरे दिन थोड़ा और बना, जिसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक दिन घड़ा टूट भी जाता है। तो ये चीज़ होती है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि कन्फ्यूजन नहीं रखना। और जो भी आपको कन्फ्यूजन पार्ट लगे, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो वीडियो को। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करो, आप अपने भी थॉट्स बताओ, एक्सप्रेस करो कमेंट करके कि जहाँ पे आपको ना समझ में आए। और मेरी भी गलती बताओ, इस चीज़ के लिए आप भी फ्री हैं कि जहाँ पे मैं भी गलती कर रहा हूँ उस चीज़ को भी आप पॉइंट आउट करें, ताकि मैं सुधार पाऊँ आपके लिए भी, और वो फ़ायदा मेरे को भी करेगा, वो चीज़ मेरे को भी सही लगी कि आपने मेरे को पॉइंट आउट किया है, अच्छा लगा ये चीज़, है ना। तो ये चीज़ होगी, मेरी चीज़ भी सुधर जाएगी और आपके लिए भी सही होगा। ठीक है। और आपको पता ही यार, अगर ये अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो कमेंट मतलब लाइक करना है। सब्सक्राइब तो कर ही लें अभी तक नहीं किया हो तो आपने। ठीक है, तो हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। इसके इम्प्लीमेंट करते करते और भी बातें करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं अपना टर्बो। टर्बो खोला। टर्बो में आप, अगर आपके पास या आपके साथ लैपटॉप या कंप्यूटर हो तो आप साथ साथ प्रैक्टिकल कर लें, ताकि उससे आपको भी क्लैरिटी मिलते रहे एक्चुअली प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है। रन कराएं, 2 से 3 बार रन कराएं और अपने वोकेबुलरी को इनबिल्ड करें। देखिए वोकेबुलरी क्या होता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 तरीके की वोकेबुलरी होती है आपकी। जैसे इंग्लिश में आप वोकेबुलरी का नाम सुने होंगे ना, वैसे प्रोग्रामिंग में भी होती है। बहुत लोगों को लगता है मैं प्रोग्रामिंग सीख गया, लेकिन एक्चुअली में जैसे आपको हमेशा 2 तरीके के लोग मिलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं रिकमेंड ये नहीं करूँगा कि आप पहले तरीके के बने। कैसे? कि वो लोगों में आप कभी नहीं आइएगा कि उन्हें फॉर लूप चलाना आ गया, आप सारे लूप्स चलाने आ गए, उन्हें एरे आ गया, उन्हें पॉइंटर्स आ गया, उन्हें स्ट्रिंग आ गया, सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। लेकिन वो प्रोग्राम, बड़ा सा प्रोग्राम अगर उन्हें लिखने के लिए दे दिया जाए तो नहीं लिख पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि बेसिक्स टूल तो उन्हें आ गए, टूल्स तो सारे वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन टूल को यूज़ करके हम क्या चीज़ बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, है ना। टोटल अप टू यू भाई। हम हमारे पास ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि आपको मैं बोल दूं कि आपको क्या करना है, एक बिल्डिंग बनानी है। उस जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि एक कमरे का घर और एक मंजिले का घर और एक 10 मंजिले का घर, दोनों में सामान सेम लग रहा है, अफर्ड सेम लग रहा है। सामान कहने का मतलब आपका ईंट लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, उसमें 10 मंजिले वाले में भी लगेगा और एक मंजिले वाले में भी लगेगा। पानी 10 मंजिले वाले में भी लगेगा और एक मंजिले वाले में भी लगेगा। और जो ये ईंट, पानी, सीमेंट, ये क्या है, आपके बेसिक टूल हैं। अब आपके पास ये बेसिक टूल है तो आप क्यों चाहेंगे केवल एक मंजिले का घर बना के छोड़ दूँ। मैं आप चाहेंगे, हमेशा ये चाहेंगे कि यार मैं थोड़ा अच्छा घर और बड़ा घर बनाऊँ। अगर आपके पास ऊपर वाले ने पैसे दे रखे अच्छे से, आप पैसे से पीछे नहीं है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अपने वोकेबुलरी पे हमेशा ये ध्यान देना है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग के साथ, बेसिक टूल को यूज़ करके, है ना। तो 2 तरीके से बिल्ड करनी है आपको, बिल्ड करनी, सॉरी बिल्ड नहीं, है ना। तो 2 तरीके से। तो हम पहले इसे रन करा लेते हैं अपने प्रोग्राम को, फिर बात करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि हमारा बेसिक क्या होता है, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। ठीक है, हैश इंक्लूड connew डॉट एच, देन हमारा आता है ग्राफिक्स डॉट एच। ठीक है, ग्राफिक्स डॉट एच। मेन फंक्शन स्टार्ट किया मैंने और वेरिएबल बना दिए मैंने, डिडक्ट नाम से इसे इनिशियलाइज भी कर दिया तुरंत इसे यहीं पे। यहाँ पे मैं और थोड़ी चीज़ें बता दूँ आपको जो आपको कंफ्यूज कर रही होंगी बार बार। यहाँ पे डिडक्ट आप हमेशा याद रखेंगे, डिडक्ट जो मैंने लिखा हुआ है ना वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। आपकी C++ प्रोग्रामिंग हमेशा केस सेंसिटिव पे चलती है। आप
केस सेंसिटिव कहने का मतलब ये हुआ कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना कैपिटल ए और स्मॉल ए का दोनों का अलग अलग मीनिंग है। अब उस ये चीज़ आपको कैसे पता लगेगी, अगर आपने ASCII कोड पे प्रोग्राम लिखा होगा तो आपको पता चला होगा कि कैपिटल ए का वैल्यू जो ASCII वैल्यू है वो डिफरेंट है और स्मॉल ए की ASCII वैल्यू और डिफरेंट है, और जो आपकी प्रोग्रामिंग है ना उसी ASCII वैल्यू पे चल रही होती है। यहाँ पे जो मैंने सपोज यहाँ पे जो मैंने यम मेन को देखें, आप मेन को देखें एक बार। मेन में 4 लेटर्स में मिलके बना है मेन, MIAN, MIAN नहीं, ठीक है, MIAN, ठीक है। मेन 4 चीज़ों से बना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यम की ASCII वैल्यू कुछ है, आई की ASCII वैल्यू कुछ है, और ये की है और एन की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, ASCII वैल्यू को ये लेगा, आपका कंपाइलर एम की ASCII वैल्यू को लेगा, आई की ASCII वैल्यू को लेगा, ये को लेगा और एन को लेगा, ठीक है। चारों के ASCII वैल्यू को इंटरनली ये चीज़ हम नहीं देख पाते, कंपाइलर देख रहा है, हम चीज़ें नहीं समझ पा रहे। हमें तो इतने से मतलब, हमने प्रोग्राम लिखा, चल जाए, बात खत्म, है ना, छोड़ दिया। लेकिन इंटरनली जो आपकी मैकेनिज्म चल रही है ना वो इस बेस पे चल रही कि एम की वैल्यू लेगा वो आई की लेगा ASCII वैल्यू, और ये का लेगा एन का लेगा, ठीक है। और चारों वैल्यू को इकट्ठा करेगा, उसे डीकम्पाइल करेगा, मतलब डी जिसे बोलते हैं डिक्रिप्ट, सिंपल है ना, डिक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेगा और उसे किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी कोड में। तब जाके वो समझ पाएगा कि आपने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन लिखा हुआ है। अब सपोज यहाँ पे मैं क्या करता है, यहाँ पे आप ध्यान देखें, नोटिस क्या होगा यहाँ पे यम, यहाँ पे मेन थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है ना, YMEIN रहेगा, याद बताते भी नहीं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैं छोटे से। यहाँ पे अगर ध्यान दें मेन को आप ध्यान दें यहाँ पे कि YMEIN ये चारों लेटर्स मैंने स्मॉल में लिखे हैं। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर देता, यम को कैपिटल एम कर देता, ये को कैपिटल ए कर देता, आई को कैपिटल आई कर देता, एन को कैपिटल आई कर देता, तो क्या लगता है आपको प्रोग्राम रन होता? कतई रन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बदल जाती ना इंटरनली। हमें तो लगता है मेन लिखा हुआ है, लेकिन इंटरनली लगेगा उसे कुछ और लिखा हुआ, कंपाइलर को आपको वो अपने आप से गुजरने ही नहीं देगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो मैंने डिडक्ट लिखा हुआ है ये आपका कैपिटल में लिखा जाएगा हमेशा ग्राफिक्स के प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पे सिंपल अपने इनिट ग्राफ फंक्शन को कॉल कराते हैं। इनिट ग्राफ फंक्शन आपको पता है क्या करता है, एड्रेस ऑफ GT, एड्रेस ऑफ GM, देन हम पास करा देते हैं उसे लोकेशन पाथ, ड्राइवर का लोकेशन पास करा देते हैं, है ना, जहाँ पे ड्राइवर और ग्राफिक्स के फाइल पड़े हुए हैं, ग्राफिक्स डॉट, यहाँ पे किस में आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद में आपको टर्बो C3 फाइल मिलेगी, C3 फाइल में आपको BGI फाइल में जाना है, BGI फाइल मिलेगी, वहाँ तक कि आपने लोकेशन इसे दे दी। इसे आप समझेंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसे। देखिए BGI फाइल जो है आपका, यहीं पे आपका ग्राफिक्स मोड की फाइल और ग्राफिक्स ड्राइवर की फाइल पड़ी होती है। तो हमने कंपाइलर को बताना ये होता है कि भाई हम ये कराना चाह रहे हैं कि हमारी जो टेक्स्ट मोड की कंसोल विंडो है ना वो ग्राफिक्स मोड की कंसोल विंडो से इनिशियलाइज हो जाए। तो उसके लिए ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड की ज़रूरत पड़ती है, और वो ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड की फाइल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट BGI फाइल में पड़ा होता है। और वहाँ तक कि आपने कंपाइलर को C++ कंपाइलर को बताना पड़ता है कि आप वहाँ जाएं और वहाँ से उसकी वहाँ के इम्प्लीमेंटेशन को एक्सटेंड करें और उसे जोड़ें हमारे प्रोग्राम में और फिर रन कराएं। तो ये हम अपने C++ के कंपाइलर को बता रहे हैं कि कहाँ पे ड्राइवर मिलेगा आपको, कहाँ पे मोड मिलेगी आपको ग्राफिक्स का, ठीक है। तो कहाँ पे मिल रहा है, BGI फाइल में जाना, कहाँ आपको, देखिए पहला रास्ता C ड्राइव में जाना है, वहाँ पे क्या मिलेगा, टर्बो टर्बो C3 का नाम का फोल्डर मिलेगा, C3 नाम के फोल्डर के अंदर सब फोल्डर मिलेगा क्या, BGI फाइल तक हमने क्या कर देना है, पाथ बता देना, यहीं पे सारी फाइल होती है आपके ड्राइवर की और मोड की, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं सिंपल, यहाँ पे हम रन करा लेते हैं गेट CS और क्लोज ग्राफ। ये तो बेसिक होता ही होता, हमने ग्राफ को क्लोज कर दिया, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आर्क फंक्शन को आप कॉल कराएं, ये आर्क C आर्क
यहाँ पे पास करा दो आप 250। फर्स्ट एक्स एंगल के लिए हमने 250 पास करा दिया और वाई एंगल के लिए 250 पास करा दिया। स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ मैं 50 से, और एंड कहाँ से कर रहा हूँ अपने आर्क को 260 पे, और उसका रेडियस कितना दूंगा मैं 100। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोग्राम रन। देखो आउटपुट, अरे 5 एरर आ गए भाई। देखो यहाँ पे सिंपल है यार, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पेलिंग में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, आपसे भी होगी। इंक्लूड इंक्लूड लिखना था, पता नहीं क्या लिख गया था। आप भी गलती करेंगे यहाँ पे। इंक्लूड ग्राफिक्स, ग्राफिक्स लिखना था, ग्राफ्स लिख गया, ग्राफिक्स लिखना था। ठीक है, ये आर्क बन के आ गया, सिंपल था। तो इस तरीके से आप आर्क बनाना सीख जाएंगे। कैसे, यहाँ पे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब हम रेडियस पास कर रहे थे 5वां आर्गुमेंट, तो उसे आप चेंज कर दो। क्या कर दो, चेंज करके देखो क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, उससे क्या फ़र्क आ रहा है आपके प्रोग्राम में। मैंने 100 था 200 कर दिया, देन अगेन रन करा इसे, क्या फ़र्क लगा आपको आउटपुट में, देखिए कुछ फ़र्क लगा, बहुत कुछ फ़र्क लगा। आप समझ गए होंगे कि खुद से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 250 मैंने दे रखा, 50 और 260 दे रखा। 250 मतलब क्या हुआ इसका, इसे समझ लेते हैं एक बार। 250 और 250 का मतलब क्या हुआ, इसे हटाते हैं सारी चीज़ों को एक बार, और फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं एक आर्क बना रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं आर्क बना रहा हूँ, इस तरीके से आर्क बना रहा हूँ। ठीक है, यही आउटपुट आया था जब मैंने 100 पास किया था, यही आउटपुट आ रहा है आपके आउटपुट के लिए वहाँ पे जब आप प्रोग्राम रन कराएं। तो यहाँ पे जो 250 और 250 आपने पास करा है, उसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, यहाँ से इस वाले बॉर्डर से आपने इस सेंटर तक की कितने, हमेशा आप अज्यूम ये करेंगे, हमेशा ये ध्यान देंगे कि ये सेंटर तक की आपको काउंट करना है, और यहाँ से आप कितनी दूरी दे रहे हैं, यहाँ से कितनी दूरी दे रहे हैं। ये होगी आपकी x, जो इक्वल टू है 250 के। आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और ये रही y की वैल्यू, जो हमने क्या दी है 250। ठीक है, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि यार ये बताओ सर कि y तो छोटा लग रहा है, इसका एंगल जो है ना वो y से एंगल, y के एंगल से इस सेंटर की दूरी तो कम लग रही, और x एंगल से सेंटर की दूरी ज़्यादा लग रही। इसके लिए भी आपको मैं बता दूं कि सी लैंग्वेज की जो ये ब्लैक स्क्रीन होती है ना, जो आउटपुट वाली स्क्रीन होती है, ये थोड़ा सा यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट छोड़ देता है, और देन यहाँ से इधर राइट साइड में भी छोड़ देता है। यानी ये चीज़ आपको ना कंसीडर नहीं करना होता है। वो काउंट कहाँ से करेगा, इस वाले से। आप यहाँ से देखो, थोड़ा लग रहा होगा प्रॉपर आ गया आपका, है ना। आपने कई सारी मूवी में भी देखा होगा कि उसमें बॉर्डर छोड़ देता है ना, ब्लैक ब्लैक का, चारों तरफ या ऊपर नीचे छोड़ देता है बेसिकली। हाँ, इसमें साइड साइड छोड़ता है, तो ये होता है उसके साथ। अब आपने यहाँ से रेडियस जो हमने पास करा है, रेडियस का क्या करना है कि सेंटर से इस बॉर्डर की दूरी कितनी है। इस सेंटर से, ये रही सेंटर हमारे सर आर्क की, और इस आर्क से इस बॉर्डर की दूरी कितनी है, तो इसके लिए हमने पास करा दिया भाई 100। ये दूरी हमने बता दिया 100 तक जाना है। ये आप दूरी कितनी भी, अब जितना ये आप रेडियस की साइज बढ़ाएंगे, मतलब रेडियस की वैल्यू बढ़ाएंगे, ये आर्क उतना बड़ा बनता जाएगा। सिंपल था। अब आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट यहाँ से 50 से किया, 50 एंगल से, और एंड मैंने उसे 250 पे, 260 कुछ भी था, कोई भी था, यहाँ पे कर दिया। ये सिंपल था आपके लिए, है ना। तो ये आई होगा आपको समझ में आया होगा कि ऐसे ही आपको पास कराना है। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक प्रोग्राम लिखते हैं, दूसरा प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे आपने एज अ प्रोग्रामर आपने नोटिस किया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हर बार जब हम आर्क बनाने जाएंगे तो हम अपने हिसाब से हम अपना आर्क बनाएंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा तो ये होगा नहीं,
आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर या एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और कोई कंज्यूमर आता है आपके सामने और वो बोलता है कि सर मेरे को ना एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो ठीक है, आपने बोला ठीक है बन जाएगा। फिर आप उसमें क्या करेंगे, आप ठीक है उसका प्रोजेक्ट आपने ले लिया, सॉफ्टवेयर बनाने लगे, तो आप हमेशा ये चाहेंगे ना कि आपका जो सॉफ्टवेयर बने वो यूज़र फ्रेंडली बने, यूज़र अपने हिसाब से उसे क्या कर पाए, मॉडिफाई कर पाए, उसे चेंज कर पाए। जैसे यहाँ पे जो मैं यहाँ इस वाले को एग्जांपल जो अभी आप देख रहे हैं इस वाले को एग्जांपल लें, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेकेंड रन हो जाए भाई। देखिए ये रन हो गया है आपको। अब यूज़र नहीं चाहता भाई, आपका कंज्यूमर नहीं चाहता कि इतना बड़ा आर्क बन के आए, वो हमेशा ये चाहेगा कि मेरे हिसाब से आर्क बन के आए। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा छोटा करना इसे तो छोटा भी कर पाऊँ, थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ तो बड़ा सा भी कर पाऊँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे कन्वीनियंट उसके कन्वीनियंट के लिए हम उसी से ही ना पूछ लें कि भाई तुम कितना बड़ा चाहते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल हम उसी के हिसाब से प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू डिफाइन कर दी, वाई एक वेरिएबल बना दिया, उसके बाद में स्टार्ट एक वेरिएबल बना दिया, इंड बना दिया, और फिर रेडियस बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजर से पांचों चीज पूछ लेंगे, भाई तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए, है ना, तुम ही बता दो क्या चाहिए, है ना। यूजर से या कंज्यूमर से हम पूछ रहे हैं, भाई तुम ही बता दो क्या चाहिए तुम्हें, कितना बड़ा रेडियस चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, सी आउट प्लीज इंटर एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इंटर कराओ भाई, क्या कराना चाह रहा हूँ, इंटल दे दिया मैंने यहाँ पे, सिंपल रहने दो भी इंटल नहीं देते। फिर सीन कर लिया, सीन में हमने एक्स को इंटर करा लिया, सी आउट फिर से हम दे रहे हैं प्लीज इंटर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें कोड यूजर से ही पूछ लेंगे, भाई यूजर क्या चाहता है ना, कोऑर्डिनेट सी इन वाई, सिंपल सी आउट प्लीज यूज इंटर योर स्टार्ट एंगल, स्टार्ट एंगल। ठीक है, सीन स्टार्ट में इसे इनपुट करा लिया, सी आउट इसमें भी हम इंड इंड एंगल के बारे में यूजर से पूछ लिया भाई, अब प्लीज यूजर तुम बताओ अपना अपने रेडियस अपने आर्क को कहाँ पे ख़त्म करना चाह रहे हो। चलो मैं बता देता हूँ भाई, यूजर सोचेगा चलो मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है, अपना इंड एंगल भी बता दे रहा हूँ। इसमें उसने क्या कर दिया, इंड एंगल भी बता दिया, सी आउट अब लगे हाथ तुम ये भी बता दो भाई कि रेडियस कितना ले रहा, प्लीज़ रेडियस भी इंटर कर दो अपना, प्लीज़ इंटर रेडियस। यूजर सोचेगा चलो सब कुछ बता तो ये भी बता दे रहे हैं, रेडियस भी क्या जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम रन कराते हैं। अब क्या होगा, अब हम अपने आर्क फंक्शन को सिंपल वही चीज़ पास करा देंगे जो यूजर ने इनपुट करा, एक्स वाई स्टार्ट एंड एंड देन रेडियस। इस तरीके का भी प्रोग्राम आप मोस्टली इसी तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे, क्योंकि ये होते हैं आपके यूज़र फ्रेंडली, यूज़र के हिसाब से चल रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, न्यू लाइन लगा दे रहे हैं, इंडल इंडल के जगह पे आप न्यू लाइन भी लगा सकते हैं, सिंपल है। आप समझते होंगे इंडल और न्यू लाइन में फ़र्क क्या है दोनों में। आई होप आज मतलब आप प्रोग्रामिंग में थोड़ा अच्छे से प्रोग्राम कर रहे होंगे ना, क्योंकि इंडल और न्यू लाइन में फ़र्क होता है, इंडल और न्यू लाइन में फ़र्क होता है। उस चीज़ पे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो अलग का टॉपिक है, मैं उस चीज़ पे नहीं जाऊँगा, बताऊँगा नहीं, लेकिन आप अच्छे से जानते होंगे आई होप आज। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे आप। हमेशा हमेशा आपको जब आप कंपनी में जाएंगे तो हमेशा जब आपको रिकमेंड ये किया जाएगा आपसे
कि यार एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के डिलीवर करना है यूज़र को या फिर कंज्यूमर को कि उसे चलाने में ना उसे डिफ़िकल्टी ना हो। वो प्रॉब्लम फेस ना करे कि आपका यू इंटरफ़ेस ही देख के वो डर जाए कि यार मैं करूँ क्या इसमें? कहने का मतलब ये है कि आपको ना जितना ईज़ी हो सके उतना ईज़ी आप बनाएँ उसे, उसके इंटरफ़ेस को, कि कोई भी आसानी से यूज़ कर सके उसे। एक अनपढ़ बच्चा भी बिना पढ़े लिखे वाला भी उसे यूज़ कर पाए, इस तरह से आपको बनाना होता है। हमेशा मोटिव आपके सॉफ्टवेयर का यही होना चाहिए। अभी हम लोग क्या है, हो सकता है कुछ लोगों को ये पहली लैंग्वेज हो सकता है किसी लोगों की दूसरी लैंग्वेज हो, है ना? लेकिन चौथी पाँचवीं नहीं हो सकती, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा यहीं से होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने का। तो क्या होता है, जब आप एज अ रिक्रूटर आप जाएंगे किसी कंपनी में, या खुद समझ लीजिए आप एक कंपनी है, फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आपसे कोई आया कस्टमर, आपसे बोला सर मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है बन जाएगा। अब आप हमेशा ये दिमाग में रख के चलिएगा कि मैं जितना आसान कर सकूं यूज़र के लिए उतना आपके लिए बेहतर होगा, वो उतना खुश होगा, है ना? ये नहीं करना आपके प्रोग्रामिंग में कि इतना हार्ड इंटरफेस दे दूं कि यूज़र को समझ में नहीं आए कि यार मैं करूं क्या इसमें, ना कहाँ पे क्लिक करूँ तो कौन सा फंक्शन खुलेगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? ये भी एक प्रोग्रामिंग अप्रोच में से सबसे अच्छी अप्रोच मानी जाती है, ठीक है? अब इसे रन करा लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू यूज़र मैंने पूछ लिया, भाई तुम क्या चाहते हो अपने प्रोग्राम से, फिर मैंने अपने प्रोग्राम को रन कराया। रन करा लेते हैं। यहाँ पे एक एरर आ गया। एक्सपेक्ट करा करो हमेशा आर्क, आप भी नहीं बताते आर्क का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया। अच्छे नहीं हैं आप लोग एकदम से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने रेडियस दे दिया 250, अगेन 250, या आप कुछ भी दे सकते हैं। 250 मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि ये आप सेंटर में बन के आ जाए ना, ताकि आपको दिखाई दे। उसके बाद में स्टार्ट एंगल में 50 दे रहा हूँ और इंड एंगल में 360 दे रहा हूँ और रेडियस दे रहा हूँ 100। ये इस तरह से बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ये बताया आपको 250 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, हमेशा इसकी वैल्यू थोड़ा लिमिट में ही देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं दे देनी है। बहुत ज़्यादा देने से प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये जो आपका शेप बन के आ रहा है, आर्क का शेप बन के आ रहा है, ये ब्लैक स्क्रीन से बाहर हो जाएगा। ये जो आपकी ब्लैक स्क्रीन दिख के आ रही है ना अभी आप सामने, इस स्क्रीन से बाहर हो जाएगा, तो आपको दिखाई नहीं देगा। आपका प्रोग्राम परफेक्टली रन करेगा लेकिन आप देख नहीं पाएंगे अपना आउटपुट। तो यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। कैसे देखिए, यहाँ मैं फिर से अगर रन कराऊँ तो सपोज यहाँ पे मैंने 250 के जगह पे मैंने 100 दे दिया, सॉरी 1000 दे दिया, अगेन मैंने 1000 दे दिया, और बाकी सेम जो मैंने रन कराया था 260, 50 से मैंने रन कराया था, यहाँ पे 330 ही दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद में रेडियस दे दिया। आपका प्रोग्राम रन हुआ, परफेक्टली रन हुआ, लेकिन यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपने 1000 दी, वाई कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू आपने 1000 दी, वो बाहर लेके चला गया आउटपुट को, इस कंसोल विंडो पे आया ही नहीं। मतलब है इसी कंसोल विंडो पे लेकिन वो स्क्रीन से बाहर है, दिख ही नहीं रहा आपको। तो इस ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है हमेशा कि उतनी ही वैल्यू आपको पास करनी है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में कि वो इस डिस्प्ले में दिखाई दे जाए, उस डिस्प्ले से बाहर ना चली जाए, ठीक है? तो ये आपको लिख लेना, आप ये प्रोग्राम लिख लो एक बार। उसके बाद में इस प्रोग्राम को आपको बार बार रन कराना है, एग्जीक्यूट कराना है ना, सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर ये आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो आपको पता है यार क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों से भी कराना है, शेयर कर लेना है जैसे, है ना? उसके बाद में कमेंट करके आपको पूछना, आपकी अपनी क्वेरी पूछनी है, और मेरे से भी कोई गलती हो रही जहाँ पे मैं आपको ना समझा पा रहा हूँ तो आप वो भी बताएं, ताकि वो चीज़ मैं सुधारूँ आपके लिए। अब और वो मेरे लिए भी सही होगा, ताकि वो आप एज अ फ्रेंडली आप समझ लें कि फ्रेंडली है ना, समझ फ्रेंडली हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप अपनी क्वेरी भी बताएं और मेरी भी गलती बताएं कहाँ पे मैं गलत हूँ, है ना? और आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो एक बार, और फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो अच्छे से अपना, ठीक है? मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा, अगर रिप्लाई करने लायक हुआ तो। कहने का मतलब ये हो कि हो सकती है आपकी क्वेरी थोड़ी बड़ी हो और मैं टेक्स्ट करके वो उतने अच्छे से आपको रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, उस पे मैं वीडियो बना दूँगा आपके लिए पर्सनली। आप वीडियो देखेंगे, समझ जाएँगे सारी चीज़ें, ठीक है?
तो मतलब समझना ये है कि हम लोग एज अ क्लासरूम समझ लो पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। हम तुरंत चाहें अपना क्लैरिटी आपको हमेशा लेके चलना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है कभी भी, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत घातक होता है। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन बहुत घातक। थोड़ा थोड़ा ही करके आपका समझ लो कि एक घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो उसी तरह ये भी होता है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना, क्लियर करना है, अच्छे से पढ़ना है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही है, प्रैक्टिस। आपको जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, इस पर टाइम दें, अगर आप सच में प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो। नहीं तो आई भी तो निकल ही जाएगा आई भी तो बहुत लोग सीख लेते हैं ना, लेकिन एज अ परफेक्ट प्रोग्रामर आपको बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें, ज़्यादा करें। तब तक के लिए आप इजाज़त दें मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा सा लेके आएंगे, दूसरा प्रोग्राम लेके आएंगे, दूसरा फंक्शन लेके आएंगे, जिसे चीर फाड़ करेंगे फिर से उसका हम। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें आप।